हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे जिला सरीस में टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के बारे में मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आई हूँ। काफ़ी अच्छा ये कंटेंट है, तो आप ध्यान से ज़रूर देखें। आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। टिहरी गढ़वाल, देखिए जो टिहरी गढ़वाल है इसे हम देखें तो 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी को राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि टिहरी को राजधानी के रूप में किसने रखा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसमें क्या है, सुदर्शन शाह, जो नरेश गढ़वाल के जो नरेश थे पहले सुदर्शन शाह जी, तो उन्होंने टिहरी को क्या करा था, राजधानी के रूप में रखा था। और कब, अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो वो है आपका 30 दिसंबर 1815। ठीक है, 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल जो नरेश थे सुदर्शन शाह जी, उन्होंने टिहरी को राज्य की, जो उत्तराखंड राज्य है, उसकी राजधानी के रूप में रखी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि पहले यह स्थल गणेश प्रयाग, ठीक है, जो गणेश प्रयाग है, या फिर त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। अगर कभी प्रश्न में आ गया आपके पास कि टिहरी का पुराना नाम क्या था, तो जो टिहरी गढ़वाल है इसको पहले क्या कहा जाता था, गणेश प्रयाग या फिर त्रिहरि, या आप धनुष तीर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश की स्वतंत्रता के बाद जब हमारा जो देश था वो जब स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि टिहरी जनपद कब आपके पृथक जनपद के रूप में, जो टिहरी गढ़वाल है वो कब पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ था, तो आपको वो तारीख पता होनी चाहिए कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ था। यह जनपद इससे पूर्व, जो टिहरी गढ़वाल जो है वह जनपद इससे पूर्व टिहरी रियासत के नाम से कहलाता था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि जो टिहरी गढ़वाल है वो स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से कहलाता था, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ये क्या कहलाता था, टिहरी रियासत कहलाता था। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें प्रश्न बनता है कि टिहरी गढ़वाल के अंतिम शासक कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं कि मानवेंद्र शाह, ठीक है, जो मानवेंद्र शाह थे वह टिहरी गढ़वाल के अंतिम शासक थे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, तो आप ज़रूर इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, टिहरी से काट कर, ठीक है, टिहरी से काट के 1960 में 1960 में उत्तरकाशी तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए। क्योंकि आपको आयोग कई बार ऐसे प्रश्न कर सकता है कि टिहरी गढ़वाल से काट के कौन से अन्य 2 जिले बनाए गए, उसमें वो ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरकाशी, जो उत्तरकाशी है वो 1960 में और अलग जिला बना था, किससे, टिहरी से अलग होके। ठीक है, टिहरी से ही काट के उत्तरकाशी को अलग जिला बनाया गया था और 1960 में बनाया गया था। अब जो रुद्रप्रयाग है वह भी टिहरी जो जिला है उसी का हिस्सा था, जो कि 1997 में टिहरी से अलग करके रुद्रप्रयाग बना था। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग है इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ भाग तो टिहरी का है, कुछ चमोली का है और कुछ पौड़ी का भी है। तो जो टिहरी गढ़वाल का जो हिस्सा था तो वो भी कुछ रुद्रप्रयाग ज़िले में ऐड होके बना दिया गया था। रुद्रप्रयाग को एक अलग ज़िला बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1997 में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है कि पुरानी जो टिहरी है, ठीक है, जो पुरानी टिहरी है वह समुद्र तल से, अगर उसकी ऊंचाई हम देखें तो समुद्र तल से यह 770 मीटर की ऊंचाई पर, ऋषिकेश से, अगर ऋषिकेश से देखें तो यह 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है,
अब जो एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि टिहरी में कौन कौन सी नदियों का संगम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी का संगम है टिहरी में। यहाँ पे क्या था, पहले एक धृत गंगा भी मिला करती थी, ठीक है। पहले यहाँ पे भागीरथी, भिलंगना और धृत गंगा नदियों का क्या था, संगम था। लेकिन धीरे धीरे जो धृत गंगा है वह विलुप्त हो गई। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन में रहता है वो आपका भागीरथी और भिलंगना नदी संगम ही दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आपको धृत गंगा भी ऑप्शन में हो तो आप ये ना सोचें कि ये ऑप्शन गलत है। जी नहीं, वो सही होगा। धृत गंगा, भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित नगर जो कि, ठीक है, जो कि 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो पुरानी टिहरी है वो टिहरी डैम में कब विलीन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था आपका पुराना टिहरी, ठीक है। अब देखिए जो टिहरी बांध है, इसके निर्माण के फलस्वरूप शासन ने टिहरी के रूप में पुरानी टिहरी से 24 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है, और ऋषिकेश से 60 किलोमीटर की दूरी पर नई टिहरी नाम से एक नया नगर बसाया था। जब क्या हुआ, जब टिहरी डैम बना था, ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, जो पुरानी टिहरी थी वो पूरा जलमग्न हो गया था, जल में पूरा वो ढक गया था, ठीक है। तो तब क्या किया गया, जो वहाँ के लोग थे उनको अन्य स्थानों पे क्या किया गया, उन्हें निवास स्थान दिया गया। उसमें से कुछ लोग ऋषिकेश, कुछ को देहरादून, और ज़्यादातर जो लोग थे वो पुरानी टिहरी से 24 किलोमीटर दक्षिण, और अगर ऋषिकेश से देखें तो 60 किलोमीटर की दूरी पर नई टिहरी नाम से एक क्या किया गया, अलग सा नया नगर बसाया गया, ठीक है। अब देखिए जो टिहरी जनपद है, इसका जो मुख्यालय था, पहले कुछ वर्ष पहले तक इसका मुख्यालय था आपका नरेंद्र नगर में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि टिहरी का पहले जो मुख्यालय थे वो कहाँ स्थित था। तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र नगर जो कि टिहरी में आता है, तो वहाँ पे क्या था, टिहरी जनपद का मुख्यालय कुछ वर्ष पूर्व तक नरेंद्र नगर में था। किंतु नई टिहरी के निर्माण के बाद, जैसे ही नई टिहरी, मैंने आपको बताया कि जब पुरानी टिहरी जलमग्न हो गई थी तो नया टिहरी बना, तो उस टाइम से क्या हुआ कि जो नरेंद्र नगर है यहाँ से सारा ये कार्यालय या फिर मुख्यालय यहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ पे, नई टिहरी में ही क्या किया गया, वहीं पे सब कुछ कार्यभार को स्थानांतरित किया गया। अब हम देखेंगे, देखिए जो टिहरी है इसके प्रमुख स्थल, ठीक है, क्योंकि अब टिहरी पर्यटक स्थल के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके हम प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो टिहरी के जो प्रमुख स्थल है उसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं देवप्रयाग, ठीक है, आपने सुना ही होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही अच्छा ये एक क्या है, स्थल भी है। तो देवप्रयाग की बात करते हैं हम। देखिए जो देवप्रयाग है यह भागीरथी, ठीक है, भागीरथी जो कि सास, ठीक है, भागीरथी, सास और अलकनंदा बहुनदियों के संगम पर समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि पूछा जाता है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि देवप्रयाग में एक तो आपकी भागीरथी मिलती है, ठीक है, और एक आपका क्या है, अलकनंदा। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं से देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो यहीं से ये नदियाँ आपस में मिलके गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो ये पूछा भी जाता है कि कौन से स्थान से भागीरथी और अलकनंदा या फिर नदियों के संगम से गंगा बनती है। तो भागीरथी से ऊपर देवप्रयाग से ऊपर अगर हम देखें तो इन नदियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा। लेकिन जैसे ही देवप्रयाग में इन नदियों का संगम होता है तो वहाँ से क्या होता है, ये गंगा नाम से आगे की ओर प्रभावित होती है। वही मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है कि यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलने के बाद गंगा के नाम से आगे क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट देखिए जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में 9वीं शताब्दी का विशाल रघुनाथ मंदिर तथा अन्य मंदिर भी स्थित है। क्योंकि पूछा जाता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के
कौन से स्थल में आपका क्या है रघुनाथ मंदिर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि देवप्रयाग में, ठीक है। और कौन सा का है ये? 9वीं सदी का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर कि 9वीं सदी का जो रघुनाथ मंदिर है यह आपके देवप्रयाग में स्थित है। अब देखिए जो पौराणिक कुछ कथाएं हैं उसके अनुसार हम देखें तो भगवान राम थे जो, ठीक है, उन्होंने जब रावण का वध किया था तो दोष निवारण है तो यहाँ तपस्या की थी। किसने? भगवान राम ने। पूछा जाता है कि देवप्रयाग में किसने तपस्या की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जब राम जी ने क्या किया था, रावण का वध किया था। तो क्योंकि आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि रावण क्या थे, एक पंडित थे, ठीक है। तो ब्राह्मण हत्या, उन्हें राम भगवान थे तो उन्हें लगा कि ब्राह्मण हत्या उन्होंने की है तो उसके दोष के निवारण है तो मतलब अपने जो उन्होंने जो गलत किया उससे वो एक तरफ से कि क्षमा चाहते थे वो, कि उन्हें लगता था कि उन्होंने जो गलती करी है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे देवप्रयाग में तपस्या की थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इस नगर के निकट 2 झूला पुल स्थित हैं, ठीक है। जो देवप्रयाग है यहाँ पे क्या है, हमारे 2 झूला पुल भी स्थित हैं। देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने, ठीक है, भगवान विष्णु ने राजा बलि से, जो राजा बलि थे उनसे 3 पग धरती दान में मांगी थी। पूछा भी जा सकता है कि भगवान जो विष्णु थे उन्होंने राजा बलि से कहाँ पे 3 पग धरती दान में मांगी थी? तो आपको पता होना चाहिए वो देवप्रयाग में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर 2 कुंड हैं जिन्हें ब्रह्म कुंड व वशिष्ठ कुंड की और मतलब क्या कहा जाता है। दो कुंड हैं, ठीक है, देवप्रयाग में 2 कुंड हैं। तो 2 कुंडों में से जिनमें से कि एक क्या है आपका ब्रह्म कुंड है। तो ब्रह्म कुंड जो है यह भागीरथी की ओर है। जो ब्रह्म कुंड है वो किसकी ओर? जहाँ से भागीरथी नदी आती है तो ब्रह्म कुंड उस ओर है। और जो विशिष्ट कुंड है आपका, ठीक है, जो विशिष्ट कुंड है वो है आपका अलकनंदा नदी की ओर। जहाँ से अलकनंदा नदी प्रभावित होती है वहाँ से है आपका विशिष्ट कुंड, और जहाँ से भागीरथी प्रभावित होती है वहाँ पे है आपका ब्रह्म कुंड। तो आप जरूर इसे अच्छे से देखें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ का एक आश्चर्य भी है। जो देवप्रयाग है यहाँ पे एक आश्चर्य भी है। यहाँ पे क्या आश्चर्य है कि इस क्षेत्र में, जो देवप्रयाग क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कभी भी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। जो कौवे होते हैं, क्रो होता है, ठीक है ना, एक पक्षी है क्रो, कौवा जिसे हम कहते हैं, सभी जानते हैं। तो वो आपको कभी भी देवप्रयाग में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पहले भी पूछा गया है यह प्रश्न कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे कौवे कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में देवप्रयाग ऐसा स्थल है जहाँ पे कभी भी क्या नहीं होते हैं, कौवे नहीं दिखाई देते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर देवप्रयाग का अन्य नाम कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है कि सतयुग में, ठीक है, जो सतयुग है, सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थल पर तप किया था, जिससे इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग पड़ा। अब कोई भी है, किसी का भी हम नाम रखते हैं तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ एक छोटी सी कहानी या फिर जो पौराणिक गाथाएं वो अवश्य होती हैं। तो देवप्रयाग को लेके कहा गया है कि सतयुग में यहाँ पे देव शर्मा नामक ऋषि थे, जो कि हो सकता है पूछा जाए कि देवप्रयाग नाम किस ऋषि के कारण, किस ऋषि की तप करने के कारण पड़ा था, तो वो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल सकता है कि जो देव शर्मा नामक जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया था, इस स्थल में देवप्रयाग में क्या किया था, तप किया था, और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, देवप्रयाग पड़ा था, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। देवप्रयाग के देखिए एक और अन्य नाम मिल गया, एक तो देवप्रयाग को क्या कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, और एक क्या है, देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इंद्रप्रयाग? क्योंकि देवराज इंद्र थे जो, उन्होंने इसी स्थान पर शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया था, ठीक है, इसीलिए
इंद्रप्रयाग भी देवप्रयाग को कहा जाता है। अब देवप्रयाग के संगम पर पिंडदान का एक विशेष महत्व है। तो ये था हमारा देवप्रयाग। अब जो टिहरी का है, टिहरी जो जिला है उसका जो अगला पर्यटक एक प्रमुख स्थल है वो है आपका चंद्रबदनी। ठीक है, आपने सुना होगा नाम अवश्य ही, काफ़ी प्रसिद्ध है यह स्थल भी। तो चलिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ चंद्रबदनी के बारे में भी। जो चंद्रबदनी है यह टिहरी से श्रीनगर मोटर मार्ग पर कांडली खाल से 8 किलोमीटर पैदल मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। जो चंद्रबदनी मंदिर है यह टिहरी से अगर आप देखें तो ऋषिकेश मोटर मार्ग जो है वहाँ से कांडली खाल से 8 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, तीर्थ स्थलों में विख्यात है वह सिद्धपीठ माँ चंद्रबदनी का मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबदनी जो सिद्धपीठ है वह आपके चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। जो अखंड ज्योत होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। देखिए उत्तराखंड में मैंने पहली वाली जो जिला सीरीज पढ़ाई थी उसमें भी था कि जो त्रिजुकी नारायण था, ठीक है, तो वहाँ पे भी जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी क्या है, एक अखंड ज्योत निरंतर प्रज्वलित होती है। और यहाँ पे जो चंद्रबदनी है हमारा, यहाँ पे भी क्या है, निरंतर जो ज्योति है, अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चंद्रबदनी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबदनी को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं जो टिहरी गढ़वाल है उसका। हम अब नेक्स्ट जो पर्यटक स्थल है टिहरी का प्रमुख स्थल है वो है आपका चंबा। तो चंबा देखें, ऋषिकेश से अगर चंबा देखें तो ऋषिकेश से यह 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर ऊंचाई पूछी जाती है चंबा की तो वो आपकी समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र जो चंबा है यह हिमाच्छादित हिमालय शिखरों एवं पवित्र भागीरथी घाटी के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पे सुंदर वादियाँ दिखाई देगी, शिखर दिखाई देंगे और जो भागीरथी घाटी है उसका बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। अब देखिए जो चंबा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि चंबा नगर को प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अपने प्राणों की आहुति देकर मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिला था, विक्टोरिया क्रॉस, जो कि एक सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, वो प्राप्त करने वाले राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, ठीक है, जो गब्बर सिंह नेगी थे उनको विक्टोरिया क्रॉस जो सम्मान है वो प्राप्त हुआ था। और जो ये गब्बर सिंह नेगी है इनकी शैशव क्रीड़ा स्थली होने का गौरव भी प्राप्त है चंबा को, ठीक है। इसलिए ये जो चंबा है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्थल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी थे उनकी शैशव क्रीड़ा स्थली है, ठीक है। अगर पूछा जाए कभी भी कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी की शैशव क्रीड़ा स्थली कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो चंबा है, जो कि काफ़ी प्रमुख स्थल है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, ठीक है, कब, 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। जो गब्बर सिंह नेगी हैं जो कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं, ठीक है, जो उनको सम्मान मिला है विक्टोरिया क्रॉस, तो उन्हीं की स्मृति में, ठीक है, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, ये आप ध्यान में रखिएगा, 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में यहाँ पे क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। अब देखिए जो टिहरी में अगला जो एक इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है आपका
धनौल्टी। तो जो धनौल्टी है यह मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। यह देवदार, ठीक है, देवदार, रोडोडोंड्रान एवं बांज के घने व अक्षत वनों, ठीक है, अक्षत वनों के मध्य स्थित है। धनौल्टी देखा जाए अगर तो यह शांत वातावरण का एक आदर्श स्थल है, ठीक है। तो धनौल्टी से जो कई बार क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि देवदार और अक्षत वनों के मध्य कौन सा एक प्रमुख स्थल है, तो आपको पता होना चाहिए वो धनौल्टी है, जो कि क्या है, एक शांत वातावरण का आदर्श स्थल है। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्थल है टिहरी का वो है आपका नरेंद्र नगर। देखिए जो नरेंद्र नगर है वह समुद्र तल से 1129 मीटर, ठीक है, 1129 मीटर, सिंधु तल से अगर देखें तो 1173 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर जो नरेंद्र नगर है, यह नगर टिहरी गढ़वाल के नरेशों की राजधानी रही है। इसे महाराजा नरेंद्र शाह ने 1913 से लेकर 1946 में बसाया था। कि पूछा जा सकता है कि नरेंद्र नगर को किस महाराजा या फिर किस नरेश ने बसाया था, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा महाराजा नरेंद्र शाह। और कब बसाया था, कब उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, कब बसाया था, तो ये बसाया था आपका 1913 से लेकर 1946 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो नरेंद्र नगर है यहाँ पे टिहरी नरेश का एक क्या है, भव्य प्रासाद है, जो अब आनंदा स्पा, अगर आप गए हो तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो जो भव्य प्रासाद था वो अब आनंदा स्पा के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि भव्य प्रासाद का आज का नाम पूछा जाए कि आनंदा स्पा पहले किस नाम से था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था, पहले टिहरी नरेशों का क्या था, भव्य प्रासाद था, ठीक है। उसी को अब क्या कहा गया है, आनंदा स्पा। अब नेक्स्ट देखिए इस नगर के पास ही राज्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया गया है। पहले भी पूछा गया है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में यह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नरेंद्र नगर से अगर आप देखें 13 किलोमीटर दूर गंगोत्री मार्ग पर प्रमुख शक्तिपीठ कुंजापुरी, ठीक है, कुंजापुरी जो कि एक शक्तिपीठ मंदिर है, तो वो कुंजापुरी भी स्थित है, जहाँ अष्टमी पर, जब अष्टमी जो नवरात्रि होती है अक्टूबर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रसिद्ध मेला भी लगता है। तो नरेंद्र नगर से आपके 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से देखें, अपने नोट्स ज़रूर आप मेरे साथ तैयार करते रहें। अब जो अगला है हमारा टिहरी में वो है आपका सुरकंडा देवी मंदिर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा, अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो सुरकंडा देवी मंदिर है यह भी क्या है, एक सिद्धपीठ है, जो कि टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुरकंडा शिखर पर, अगर पूछा जाए सुरकंडा देवी का मंदिर किस शिखर पे है, तो ये है आपका सुरकंडा शिखर पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती का सिर गिरा था, जो माता सती थी उनका यहाँ पे क्या सिर गिरा था। तो जो सुरकंडा देवी है मंदिर है यह आपका सुरकंडा शिखर पर स्थित है, ठीक है। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि राज्य में जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ में गंगा दशहरा का विशाल मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है आपका सुरकंडा देवी के मंदिर में, क्योंकि ये राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ पे गंगा दशहरा पर क्या होता है, एक विशाल मेला लगता है। अब देखिए जो टिहरी का अगला एक पर्यटक स्थल है वो है आपका नाग टिब्बा। जो नाग टिब्बा है यह पर्यटक स्थल, यहाँ से हिमालय का अनोखा, ठीक है, और मनोरम दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं। अगर आपको देखना है हिमालय को तो आप नाग टिब्बा से देखकर अच्छे से उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। जो नाग टिब्बा है यह समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है,
ठीक है। लंबी पद यात्राओं, जो लोग लंबी पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा एवं साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थल पूर्ण अवसर प्रदान करता है। ठीक है। जो नाग टिब्बा है, जितने भी लोग जो पर्वतारोही या फिर जो ऐसा करते हैं कि पैदल पद यात्रा में अभिरुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये स्थल क्या है, पूर्ण अवसर प्रदान करता है। अब देखिए एक जो है टिहरी में वो है आपका खतलिंग ग्लेशियर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने सुना भी होगा। तो देखिए खतलिंग जो ग्लेशियर है यह भिलंगना नदी, ठीक है, भिलंगना नदी का एक उद्गम स्थल है, जिससे दाहिनी ओर से दूध गंगा ग्लेशियर है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि भिलंगना जो नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो है आपका खतलिंग ग्लेशियर, क्योंकि जो भिलंगना नदी है उसका उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर के अगर दाहिनी ओर हम देखें तो वहाँ पे आपको दूधगंगा ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए जो टिहरी जनपद है उसी में एक पर्यटक स्थल है विश्वनाथ गुफा। तो जो विश्वनाथ गुफा है यह टिहरी जनपद के हिंदाव पट्टी केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा स्थित है। अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ गुफा के कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है और टिहरी जनपद में हिंदाव पट्टी केदारनाथ मार्ग पर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि यह आदि गुरु, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनकी तपस्थली भी रही है विश्वनाथ गुफा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस स्थान पर विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि यह स्थान या फिर ये जो गुफा है विश्वनाथ गुफा, ये गुरु विशिष्ट की भी तपस्या स्थली के रूप में प्रसिद्ध रही है। तो अगर पूछा जाता है कि आपके आदि गुरु शंकराचार्य और जो विशिष्ट गुरु थे उनकी तपस्या स्थली के रूप में कौन प्रसिद्ध रहा है, तो वो है आपका विश्वनाथ गुफा। ठीक है। तो ये था कुछ टिहरी ज़िले के बारे में डिटेल जानकारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप ज़रूर इसे ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो, तो आप डिटेल में सारी जिला सीरीज को अवश्य देखें, उनसे अपने नोट्स बनाएं। और जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कोशिश किया कीजिए कि आप उनके आंसर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो फिर उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।